चलिए जी, तो स्टार्ट करते हैं। बताओ ये कंप्लीट हो गया, ये वाला। इसमें 57 क्वेश्चंस थे। जो भी डाउट है बताओ। क्वेश्चन नंबर 2। 2? अच्छा, अब 2 में डाउट है। ओके। चलो जी। सर ये तो लगता है सैम्पलिंग टॉपिक का है ना, हम लोग तो अभी पढ़े ही नहीं है। कंसीडर अ सैम पॉपुलेशन ऑफ 3 यूनिट हैविंग 246। हाँ, ये तो उसका है। तो कह रहा है कि कंसीडर अ पॉपुलेशन ऑफ 3 यूनिट्स हैविंग वैल्यूज 246। हम्म and simple random sample without replacement of 2 units is to be drawn from the population. So let m denote the sample mean of this sample. m जो है sample mean है. So which of the following statement are true? हाँ, ये सैम्पलिंग का क्वेश्चन है हालांकि, है ना। ये क्वेश्चन जो आपका है ये सैम्पलिंग का है। तो सर 16। सर इसको फिर बाद में लगाएंगे ना, अभी तो पढ़े ही नहीं है। हाँ ठीक है, इसको पढ़ो फिर लगाओ। बताओ नेक्स्ट। 16। बाकी जो ट्राई करके जो क्वेश्चन डाउट रहते हैं वो भी पूछ सकते हो, जो आपने अगर ट्राई किया हो तो ना ग्रुप में भेज के, तो वो भी डिस्कस कर सकते हो नेट के रिलेटेड। किसी का भी डाउट होगा तो उससे क्या होगा कि बाकियों का भी फायदा होगा। ये जो आप आई थिंक ग्रुप में भेजते रहते हैं ना, इनका डाउट क्या है ये, रोसाली आप ही भेजते रहते हैं, तो उसमें वो यहाँ भी पूछ सकते हैं आपको क्वेश्चंस नेट के, जो पीवाई की और नेट सेट के जो भी है। नेक्स्ट बताइए। 16। 16। अच्छा, तो हम्म तो ये सीडीएफ पे है, देखो, सीडीएफ। हाँ पहला और दूसरा ऑप्शन में थोड़ा कंफ्यूजन है। हाँ, इसमें दिक्कत क्या है कि आपको क्या पता होता है सीडीएफ क्या होता है, राइट कॉन्टिन्यूअस नॉन डिक्रीजिंग इन्फिनिटी पे 1 माइनस इनफिनिटी 0, यही ना। तो यस सर। ये माइनस एक्स होने की वजह से पता है क्या होगा। एक मिनट देखो, पहले आप देखते हैं क्या है। सो एफ कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का जो सीडीएफ होता है ना, सो एफ मान लो, सो एफ इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये जो कॉन्टिन्यूअस एक थ्योरम था ना कि एक्स कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है इफ एंड ओनली इफ एब्सोल्युटली कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है इफ एंड ओनली इफ सीडीएफ इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। तो ये कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो ये राइट कॉन्टिन्यूअस भी होगी और लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी होगी, एंड लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस भी होगी। इसीलिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सीडीएफ बन जाएगा। लेकिन यहां पे दिक्कत क्या है कि इसने जी के बारे में कुछ नहीं कहा है, तो जी डिस्क्रीट भी हो सकता है, और डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का सीडीएफ जो है ओनली राइट कॉन्टिन्यूअस होगा, लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो ये कहां फेल हो जाएगा एक्चुअली। अच्छा, कहां पे मैं बोल रहा हूं, ये जी एक्स इज राइट कॉन्टिन्यूअस, ये है। क्यों? क्योंकि जी एक्स सीडीएफ है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि जी एक्स सीडीएफ है। लेकिन दिक्कत क्या होगा इससे कि जी ऑफ माइनस एक्स इज लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये माइनस लगाने की वजह से लेफ्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगी, राइट कॉन्टिन्यूअस नहीं होगी। तो ये जो जी ऑफ माइनस एक्स है ना, इज नॉट अ राइट कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एंड दैट्स वाई ये सीडीएफ नहीं बनाएगा। अगर ये भी बोल देता कि जी भी कॉन्टिन्यूअस है तब कोई दिक्कत नहीं होता। ये है। ओके सर। सर इसके ऊपर 15। 50। 15 जो है आपका, हाँ ये कन्वर्जेंस का कॉन्सेप्ट पे है। थिंक इसको क्या बोल रहा है, एक्स एंड एक्स विद द रैंडम वेरिएबल डिफाइन ऑन द कॉमन पीडीएफ कॉमन प्रोबेबिलिटी स्पेस ऑल हैविंग फाइनाइट एक्सपेक्टेशन एंड हैविंग कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई एंड फाई। अच्छा, तो एक्स एन है जिसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई एन है, और एक्स का कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। तो ये सब देखो, ये सब क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, मतलब थ्योरम्स हैं। अगर आपको थ्योरम्स याद रहेगा तो इजीली हो जाएगा, नहीं तो प्रूफ करना मुश्किल होगा एग्जाम में, है ना। जैसे ये पहला कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स एन की लिमिट ई एक्स है,
So then there is at least one sample point omega such that xn omega is xn omega is x omega. अगर exn ex के इक्वल है तो एक ऐसा पॉइंट होगा जहां xn और x इक्वल होगा. तो ऐसा जरूरी नहीं है, मुझे लगता है ना. सो दूसरा ये कह रहा है कि अगर xn कन्वर्ज करती है x पे फॉर एवरी सैंपल पॉइंट w, सो xn कन्वर्जेस टू x फॉर एवरी सैंपल पॉइंट w. मतलब ये क्या है, ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है. अच्छा, xn की लिमिट x है ना, तो ये कहीं ना कहीं हाँ ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस है. तो ये कहना चाह रहा है कि xn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू x, ये कहना चाह रहा है. तो पूछ रहा है क्या exn की लिमिट ex के इक्वल आएगी. तो कन्वर्जेंस इन फर्स्ट मीन होता तो ये भी मुझे लग रहा जरूरी नहीं है ना. उसकी वजह ये है क्योंकि यहां से क्या होगा, ई ऑफ है ना xn माइनस एक्स का मीन 0 होगा. तो मॉड xn माइनस एक्स का मीन भी 0 होगा, है ना. क्योंकि जो रिलेशन होता है ना ऑलमोस्ट श्योर कन्वर्जेंस इंप्लाई करता है कन्वर्जेंस इन प्रोबेबिलिटी, और वो इंप्लाई करता है कन्वर्जेंस इन डिस्ट्रीब्यूशन. तो ये तो मुझे लग रहा है ये भी जरूरी नहीं है. लेकिन वही ना, अगर गलत दिखाना है तो काउंटर एग्जाम्पल ढूंढना पड़ेगा कि एक ऐसा एग्जाम्पल ढूंढो जो एक्स एन एक्स पे जा रहा हो, ऑलमोस्ट श्योरली कन्वर्ज कर रहा हो, लेकिन ई एक्स एन और ई एक्स इक्वल ना हो, ऐसा दिखाना पड़ेगा. ई एक्स एन की लिमिट एक्स ई एक्स के इक्वल ना हो. एंड अगला है, देखते हैं एक बार फिर डिसाइड करते हैं. अगर एक्स एन कन्वर्ज कर रही है ऑलमोस्ट श्योरली, एक्स एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एक्स, तो इसका मतलब ये है कि एक्स एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स. थ्योरम है. तो कह रहा है जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है वो ये होगा, आई थिंक, है ना. ये होना चाहिए. देखता हूँ एक मिनट, या उल्टा इसका सही है. उल्टा तो सही है. ये भी इसकी मुझे लग रहा है इसकी ज़रूरी नहीं है. अच्छा, ये कन्वर्ज ट्रू होता है इसका कि यहाँ पे ना, जैसे ये डी वाला कह रहा है कि फाई एन कन्वर्जेस टू फाई. सेंट्रल लिमिट थ्योरम का प्रूफ इसी से आता है कि अगर इसका एक्स एन का जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन की लिमिट एक्स से कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के इक्वल है, तो इसका मतलब है कि एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स. अच्छा, दिक्कत यह है कि इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, और अगर एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स तो ये ना बुक में आपको थ्योरम देखना पड़ेगा क्योंकि ये सब ना थ्योरम बेस्ड क्वेश्चंस हैं. सो जो कुछ हाई लेवल की बुक है, जैसे मैं एक दो बुक बताया तो अगर देखना चाहो तो एक बुक है प्रोबेबिलिटी एंड मेजर, उसमें इस तरह के बहुत सारे थ्योरम्स हैं. बाय बिलिंग्सली इसका ऑथर है, ऐसा कुछ देख लेना, LEY या समथिंग होगा, बिलिंग्सली इसका ऑथर. ये गूगल करोगे बुक मिल जाएगा. इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकली बता रखा है चीज़ें, तो उसी का ये स्टेटमेंट आपको मिलेगा वहाँ पे, प्रोबेबिलिटी एंड मेजर बाय बिलिंग्सली, है ना. वीके रोहित की इसका एक छोटा सा पार्ट है. वीके रोहित की ना देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ थ्योरेटिकली सब लिखा हुआ है, तो ये उसी पे है. तो इसको बनाना इतना आसान नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से 3 या 4 में एक सही होगा. तो उसको देखते हैं कौन सा सही होगा. बाकी को भी चेक करना पड़ेगा. 3 वाला सर आंसर में दिया है. हाँ, क्योंकि इसमें क्या है ना, एक्स एन कन्वर्ज कर रहा है एक्स पे इन डिस्ट्रीब्यूशन. तो जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम होता है हमारे पास, उसका प्रूफ हम लोग कैसे करते हैं, है ना. सो उसमें यही दिखाते हैं ना कि उसका कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन जो है, या MGF से हालांकि दिखाते हैं. अगर प्रूफ तुम लोग देखा होगा सेंट्रल लिमिट थ्योरम का तो उसके थ्रू आता है. तो यहाँ पे होगा, आई थिंक ये होता है फाई एन एक्स कन्वर्जेस टू फाई एक्स. ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा कुछ और है. इसमें उल्टा उसका नहीं पूछा है कन्वर्स, यहाँ पूछा कुछ और है. कह रहा है फाई एन टी फाई टी पे जा रही है फॉर ऑल टी, देन एक्सएन कन्वर्जेस दिस फॉर एटलीस्ट वन सैंपल पॉइंट ओमेगा. तो यहाँ एक्सएन कन्वर्जेस टू एक्स फॉर एटलीस्ट वन पॉइंट ओमेगा, ऐसा पूछना चाह रहा है. तो ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछ रहा है, प्रोबेबिलिटी भी नहीं पूछ रहा है, बस ये पूछ रहा है कि एक्सएन ओमेगा और एक्स कन्वर्ज करेंगे एटलीस्ट वन पॉइंट. ये भी जरूरी नहीं है, ठीक है ना. तो मैं कह रहा हूँ ये थ्योरम्स हैं, थ्योरम को बस इन्होंने घुमाए हैं. तो ये ओके है कि दिस विल इम्प्लाई दिस, ये थ्योरम. इनफैक्ट MGF में भी ऐसा होता है कि अगर MGF XN का कन्वर्ज करता है M पे, तो XN विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू X. तो ये MGF के टर्म में भी थ्योरम है, और यही कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन के टर्म में भी थ्योरम होगा.
अगर एग्जिस्ट करती है, इसका कन्वर्स भी मुझे लगता है ट्रू होगा, है ना। इनफैक्ट ये दोनों वे में थ्योरम रहता है कि एक्स एन कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स, देन दिस विल हैपन एंड दिस विल हैपन, देन दिस विल हैपन, आ जाएगा। या एटलीस्ट ये तो इम्प्लाई करेगा ही, ठीक है ना। तो यहाँ भी ऐसे ही है, कहना ये चाह रहा हूँ मैं कि एक्स एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एक्स इम्प्लाई एम जी एफ ऑफ एक्स एन विल कन्वर्ज इन डिस्ट्रीब्यूशन टू एम जी एफ ऑफ एक्स। सो ये भी ट्रू होगा। तो ये थ्योरम है, तो इसलिए थ्योरम तुम्हें याद रहेगा तो उससे तुम चेक कर पाओगे। तो इसलिए थोड़ा थ्योरेटिकली तुम्हें देखना पड़ेगा, बहुत सारे रिजल्ट्स, थ्योरेटिकल रिजल्ट इस बुक में तुम देख सकते हो। तो गूगल करके पीडीएफ डाउनलोड करो, पढ़ो, थोड़ा देखो। नेक्स्ट बताओ। 42। हम्म 42 कह सर रहा है इसका कि ऑप्शन ए और सी, ए और अगर सी। सर ए सही होगा तो सी भी सही हो जा रहा है, लेकिन आंसर शीट में ए वाला ऑप्शन सही नहीं दिया है, सी वाला ऑप्शन बस सही दिया है। देखो इसमें बोला है कि एक्स वाई जेड 3 इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है विथ फाइनाइट वेरिएंस। ओके, यू लिया है एक्स प्लस जेड, वी लिया है वाई प्लस जेड। अच्छा, तो कह रहा है कि u इज आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड विद v, है ना। इफ u एंड v हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब u आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है v के साथ, तो u प्लस जेड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा v प्लस जेड के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। u v का सेम पीडीएफ है, तो u प्लस जेड का पीडीएफ v प्लस जेड का पीडीएफ सेम है, जेड ही तो ऐड हो रहा है, तो पीडीएफ सेम आएगा, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसा ऑप्शन तुम ये बता रहे हो ना, अच्छा इंडिपेंडेंस की बात कर रहा है, तो यहाँ बोल रहा है एक्स एंड वाई है, यही तो एक्स था, तो ये एक्स है ये वाई है, तो पहला तो सेम है ना, मतलब पहला ट्रू है, यही तो है एक्स यू प्लस, एक मिनट मैं क्या लिख रहा हूँ, यू प्लस जेड वी प्लस जेड। अच्छा सॉरी, हम उसमें लिख क्या उल्टा पूछा है ना, इसमें तो, इसमें उल्टा पूछा है। इसमें क्या पूछा है, मतलब मैं क्या बता रहा था तुम्हें कि हमें बता रखा है यू आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है वी के साथ, तो मैं ये कह रहा था ना यू प्लस जेड वी, लेकिन हमें तो कुछ और पूछा है यहाँ पे। हमें ये बता रखा है, पूछ रहा है कि एक्स वाई के पास सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो एक्स लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे एक्स क्या है, इसको देखो और इसको देखो, तो एक्स जो है यू माइनस जेड है और वाई क्या है वी माइनस जेड, तो भी ठीक है, मैं दो तरफ जेड घटा देता हूँ, ठीक है, तो हो जाएगा। तो ये ऑप्शन ए में पूछा हुआ है ना, तो ये एक्स है एक्चुअली, वो प्लस वाला एक्स नहीं था, ये है। सो अगर यू भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अब आप क्या कहना चाह रहे हो, ये सी में हाँ क्या सर, पूछना है तुम्हें। मतलब सर बस ऑप्शन सी करेक्ट दिया है, लेकिन वही हम सोच रहे थे सी अगर करेक्ट होगा तो ए भी करेक्ट होना चाहिए। नहीं, सी कह रहा है कि ये इंडिपेंडेंट है, तो एक्स वाई हैव सेम डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे क्या है कि सर यू इसका माइनस, कोवेरियंस निकाले थे तो इसका हम्म आया था सिग्मा वाई एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर। और दोनों इक्वल है क्योंकि यू भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जीरो हो जाएगा। और कोवेरियंस जीरो गारंटी थोड़ी देगा कि इंडिपेंडेंट है। अगर आप एक्स वाई जेड इंडिपेंडेंट है, हाँ, तो एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड इंडिपेंडेंट तो नहीं होगा, तो यू वी कुछ नहीं, लेकिन u प्लस वी निकालेंगे किसके इक्वल आएगा, यहाँ से u भी को ऐड करो जरा, कितना आएगा ये 2x आ जाएगा, एक्स और u माइनस वी किसके इक्वल आएगा 2x, ऐसे x प्लस वाई ना, सॉरी ये होगा x प्लस वाई, u प्लस वी, प्लस 2z। ओ सॉरी प्लस 2z ना, एक मिनट, x प्लस हम निकाल रहे हैं u प्लस वी, तो x प्लस वाई प्लस 2z। ओके, और u माइनस वी क्या आएगा, u माइनस वी, एक्स माइनस वाई। अच्छा ये है x माइनस वाई। ओके, तो ये x प्लस वाई प्लस 2z और यहाँ है x माइनस वाई। तो अगर इसका आप कोवेरिएंस निकालोगे, एक्स वाई आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है क्या, ऐसा तो नहीं लिखा है ना। अगर चलो तुम कोवेरिएंस भी निकाल रहे हो, कोवेरिएंस निकाल रहे हो u माइनस वी और u प्लस वी का, तो कितना आएगा ये, तो u के जगह रखो x प्लस वाई प्लस 2z, यू 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 प्लस वी को और x माइनस वाई को। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ यहाँ से कि जो कोवेरिएंस है u माइनस वी एंड u प्लस वी है, u प्लस वी u माइनस, कितना आएगा ये
जब निकालोगे तो एक्स एक्स का सिग्मा स्क्वायर, फिर एक्स वाई का 0, वाई एक्स का 0, वाई वाई का सिग्मा स्क्वायर, लेकिन अलग अलग है ना, जेड का तो 0 है, तो ये आएगा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर, यही ना। अब ये नॉन जीरो भी तो हो सकता यस है। सर। सो सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई स्क्वायर, तो कोई जरूरी थोड़ी है इक्वल 0 होगा, इक्वल 0 होगा। नहीं नहीं, इसमें सिर्फ ऑप्शन जो है ना वो पहला सही है, वो गलत आंसर लगा रखा है, ठीक है ना, उसने गलत वो देख रखा है, पहला सही होगा। और सर अगर u और v का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है तो x और y का भी सेम डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो पहला तो वही है, हाँ एग्जैक्टली सही बात है। और हाँ अगर एक्स वाई तो का सर सेम दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है डिस्ट्रीब्यूशन है तो तो दोनों इंडिपेंडेंट भी तो हाँ, होंगे। तो पहला 0 है तो 0 हो गया, लेकिन कोवेरिएंस 0 गारंटी देगा इंडिपेंडेंट होने का, हाँ ये हो सकता है है, ना, नॉर्मल के क्योंकि केस में देता है ना सर। हाँ सिर्फ नॉर्मल बाईवेरिएंट में होता है, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो कोवेरिएंस 0 होगा, कोवेरिएंस 0 है जरूरी नहीं इंडिपेंडेंट हो। तो यहाँ पे ठीक है, अगर हमने पहला ऑप्शन ट्रू कर दिया, अगर हम ये कह रहे हैं कि एक्स वाई सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप सही कह रहे हो कि फिर ये 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन सेम है तो वेरिएंस सेम हो जाएगा, तो 0 हो गया। अब वो 0 हो गया तो कोवेरिएंस 0 होना गारंटी तो नहीं देगा इंडिपेंडेंट होगा, तो इसीलिए ये गलत होगा, ठीक है ना, जरूरी नहीं है ऐसा, ऑलवेज जरूरी नहीं है, कोवेरिएंस 0 होगा बट जरूरी नहीं है कि इंडिपेंडेंट होगा। ओके कोवेरिएंस डज सर। नॉट गारंटी, ठीक है, इसमें ए सही होगा बस। सर एक और चीज पूछना था, हम्म एक्स वाई जेड तीनों इंडिपेंडेंट है, हम्म तो इसका सर वेरिएंस फाइनाइट वेरिएंस जीरो ना आएगा, मतलब किसका अगर वेरिएंस हम एक्स वाई जेड का अलग अलग। 0 क्यों आ गया, वेरिएंस, वेरिएंस तो कुछ और है ना, वेरिएंस से क्या रिलेशन इंडिपेंडेंट होने में, हाँ सर हाँ हाँ। है ना, वेरिएंस से ओके कोई सर रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट बताओ जी। ये तो नेक्स्ट पीडीएफ जो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, जो लोग, अगर आप ट्राई किए हो, जो डाउट है उसमें भी पूछ सकते हो, अगर ट्राई खुद से कर रहे हो नेट के पीवाई क्यूज में तो वैसे ही आप पूछ सकते हो, लेकिन बेटर रहेगा ऑर्गेनाइज वे में ट्राई करें। 53 और 54। 53 54, 53, क्या कह रहा है ये कि जी एक्स जो है 1/√2 पाई, तो ये मतलब जी एक्स जो है एक्चुअली वो पीडीएफ है नॉर्मल 0 1 का एक्चुअली। अच्छा, यू बी अ कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑफ एक्स, सो यू ऑफ माइनस एक्स बराबर माइनस यू ऑफ एक्स, यू एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है एंड यू नॉन जीरो है। सो पहला स्टेटमेंट क्या बता रहा है, ठीक है, और u 0 है, यहाँ पहला बोल रहा है कि u माइनस एक्स जो होगा पहला स्टेटमेंट वो माइनस यू एक्स होगा फॉर ऑल एक्स एंड u नॉन जीरो है, फिर यू एक्स 0 है फॉर ऑल एक्स विच डज नॉट बिलोंग टू -1 1, और तीसरा कह रहा है कि जो यू एक्स का मॉड है वो लेस देन इक्वल टू 1/√2 पाई है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एफ एक्स है जी एक्स प्लस यू एक्स। अच्छा, तो ये आपको u के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है कि u एक ऐसा फंक्शन है जो ऑड फंक्शन है और नॉन जीरो ऑड फंक्शन है, फॉर एग्जांपल एक्स क्यूब जैसा मान लो, और लेकिन यू एक्स 0 नहीं है जब x, अच्छा यू एक्स 0 है इसके बाहर ओ, तो मतलब यू एक्स जो है वो 0 हो गया जब तुम इसके बाहर जाओगे, तो -1 से 1 के बाहर जाओगे तो यू एक्स 0 है ना, x डज नॉट बिलोंग टू दिस देन यू एक्स इज 0, तो बिलोंग करेगा तो नॉन जीरो हो सकता है। एंड मॉड यू एक्स जो है 1/√2√2 पाई, तो पूछ क्या रहा है, अब आगे देखते हैं पूछ क्या रहा है ना। तो हमसे बोला है कि f कैन टेक नेगेटिव वैल्यू, तो यहाँ से बस ये बोलना चाह रहा है कि f जो है g प्लस यू है ना, सो f कैन टेक नेगेटिव वैल्यू, क्या f नेगेटिव वैल्यू ले सकता है, तो gx यहाँ जो है gx तो नेगेटिव नहीं होगा, है ना, ये जो gx आपको दिख रहा है ये कभी नेगेटिव होगा, दिस विल नेवर टेक नेगेटिव वैल्यू,
तो जी एक्स तो नेगेटिव नहीं होगा. व्हाट कैन यू से अबाउट यू एक्स? और यू एक्स बाउंडेड है ना, यू एक्स इससे बाउंडेड है. यू एक्स का अपर बाउंड ये है, और -1 से 1 के बाहर तो यू एक्स 0 ही है. तो मतलब जो एफ एक्स होगा यही हो जाएगा 1/√2π e की पावर -12 x², जब x डज नॉट बिलोंग टू -1 to 1. जब बिलोंग कर रही है तो क्या होगा? तो जब बिलोंग कर रही है तो उस केस में ये फंक्शन होगा 1/√2π e की पावर -12 x² प्लस यू एक्स होगा, है ना, जब x -1 और 1 के बीच है. अब आपको ये बोला जा रहा है, लेकिन इसका अपर बाउंड पता है मुझे, तो ये क्वांटिटी जो होगी ये विल बी लेस देन इक्वल टू, ये आ जाएगा 1/√2π e की पावर -12 x² प्लस वो आ जाएगा 1/2√2π e. ये जो है इससे बाउंडेड रहेगा क्योंकि यू एक्स बाउंडेड है इससे. तो मॉड यू इससे बाउंडेड है, मतलब इसकी वैल्यू माइनस इससे और इसमें प्लस होगी. तो यू के एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक हो सकती है? नेगेटिव में -1/2√2π e, यही होगा, से 1/2√2π e हो जाएगा आपका. ये यू एक्स की वैल्यू है. तो मुझे ये बताओ, अगर इसको मैक्सिमाइज करना है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? ये जो फंक्शन है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम कितनी होगी? सो एक्स टेंस टू प्लस इन्फिनिटी लेंगे, 0 हो जाएगी. माइनस इन्फिनिटी पे भी 0 हो जाएगी. और उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो. व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? मतलब इस फंक्शन, इसका मैक्सिमम चाहिए मुझे. तो कैसे किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज करते हैं हम लोग? ये मुझे लग रहा है 0 पे मैक्सिमम होगा. इसका ग्राफ क्या होता है? इसका ग्राफ याद है? यही तो ग्राफ है, ये तो नॉर्मल है ना, यही तो नॉर्मल का पीडीएफ है. यस सर. तो ये ग्राफ है, 0 पे मैक्सिमम है. तो इसमें x को 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? तो ये 0 पे मैक्सिमम, क्योंकि ये नॉर्मल है तो 0 रख देंगे, तो 1/√2π इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी. ठीक. अब कंपेयर ये करना है कि 1/√2π e में, अच्छा यहाँ 2 है ना, 2 भी तो बाहर है, तो वहाँ जो u में लिख रहा है 2√2, √2π ही नहीं है सिर्फ. सो यहाँ पे √2π के साथ यहाँ 2 भी है. तो कौन सा ज़्यादा है इसमें से? ये वैल्यू डिनोमिनेटर ज़्यादा, वैल्यू कम होगी, है ना, वैल्यू कम होगी मतलब ये होगा ज़्यादा. देख लो, ऐसा होगा. ओके. तो मैं क्यों ऐसा कर रहा था? देखो, अब मैं चेक क्या करना चाह रहा था कि ये जो क्वांटिटी है, ये यू एक्स जो है ना, ये यू एक्स जो हमारे पास क्वेश्चन बता रखा है कि ये होगा जब -1 से 1 में, बाकी तो 0 है. और इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब यू जो बहुत मिनिमम होगी तो ये होगी. यू अगर मिनिमम हो सकती है, जितनी मिनिमम ले सकते हो तो ये होगी, इससे मिनिमम नहीं होगी. तो अगर इवन यू को मैं यहाँ पे ये रख दूं और इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है और मिनिमम 0 है, जब x टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये 0 हो जाएगी. अच्छा, तो ऐसा क्यों किया है? अब समझ आया. ये -1 से 1 है ना, तो अगर मैं 1 रखूंगा तो क्या होगा? अब इसी फंक्शन में मैं अगर x को 1 रख दूं, जिसने बोल रखा है ना -1 से 1, तो 1 रख दोगे तो आएगा ये, इसमें x को 1 रखो तो ये आएगा 1/√2π e की पावर -12 जो कि √e हो जाएगा. ओके. सो कहने का मतलब ये है मेरा, तो यहाँ 1 और यहाँ -1, तो माइनस और 1 से 1 में मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन का ये है 1/√2π, और मिनिमम वैल्यू जो फंक्शन की है वो है 1/√2π इंटू ई, ये है. मतलब सो एज कंक्लूजन जो अभी तक मुझे समझ आया, अगर मैं वो लिखूं सीधा सीधा, तो हमें ये समझ आया. देखो, आप इसको ठीक से देखो, ये जो है ना, सो x जब -1 से 1 में है, सो जो fx है मेरा वो है ये वाला gx प्लस ux,
और x जब -1 से 1 में नहीं है तो fx gx के ही इक्वल है, ठीक, क्योंकि ux 0 है, इसने कह रखा है ux 0 है। अब u एक ऑड फंक्शन है, ठीक है, तो सिमेट्रिक है 0 के अबाउट। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो वैल्यू होगी ना, ये जो gx है इस इंटरवल मेनली हमें इसमें बात करनी है, इसमें बात करनी है। तो जब x -1 से 1 है ना, तो जो gx की वैल्यू है वो लाई करेगी gx, उसकी लिख रहा हूँ जो मैं लिख रहा था पहले। तो मिनिमम होगी जब तुम 0 रख दोगे, तो नहीं मैक्सिमम रखो, मैक्सिमम होगी जब 0 रख दोगे, तो मैक्सिमम होगी जब x को तुम 0, क्योंकि इसका ग्राफ, मैं फिर से बता रहा हूँ, इसका ग्राफ ये है, ठीक है ना। हम -1 से 1 में चेक करते, तो 0 पे मैक्सिमम है और मिनिमम ये रहेगा। तो gx की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो जब मैं 0 रखूँगा तो मैक्सिमम हो जाएगी 1/√2π, और मिनिमम कितनी होगी जब 1 रख दूंगा -1 से 1 में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/√2πe, ठीक। अब मुझे सोचना है, और हमें ये भी बता रखा है कि जो ux है ना, हमें यहाँ बता रखा है ux इस इंटरवल में है, तो ux तो खोलो। तो ux जब आप खोलोगे तो -1/2√2πe लेस देन इक्वल टू 1/2√2πe। अब इन दोनों को ऐड करो, ठीक है। मैं इस इंटरवल में बात कर रहा हूँ अभी, है ना, क्योंकि इसने भी इस इंटरवल में बोला हुआ है ना, मतलब ये है। सो अभी ये बताओ, इसको gx प्लस ux कहाँ से कहाँ तक होगी, है ना। ये तो हमारा नॉन नेगेटिव है इस इंटरवल में, मेनली उसमें चेक करना है। तो इन दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करोगे तो क्या होगा, सो 1/√2πe माइनस 1/2√2πe, तो कहाँ से कहाँ तक इनका सम हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1/√2π 1/2√2πe, और यहाँ पे ऐड करोगे तो दिस माइनस दिस, इसका जस्ट हाफ है। तो यही मतलब ये जो है ना, मान लो x है तो ये x/2 है माइनस में, तो बचेगा क्या x/2, तो यहाँ बचेगा 1/√2πe, यही बचेगा, ठीक है। तो इसे क्या समझ आया, दोबारा लिख दूँ यहाँ 1/2√2πe। तो मैंने gx प्लस ux का बाउंड निकाला, एक्चुअली बाउंड क्यों निकाला, क्योंकि पहला ऑप्शन यही कह रहा है कि क्या f नेगेटिव वैल्यू ले सकता है, तो ये f ही निकाला है मैंने, यही f है हमारा, दिस इज fx। तो fx यहां से लेके यहां तक होगी, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो f तो नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये पहला गलत है। कह रहा है fx मोर देन 0 है फॉर ऑल x एंड f इज नॉट इंटीग्रेबल, ये सही है कि fx तो मोर देन 0 होगा। नॉन इंटीग्रेबल क्यों, आपको पता है ये फंक्शन नॉन इंटीग्रेबल है, इसलिए आपको स्टैंडर्ड नॉर्मल टेबल क्यों दिया जाता है, मतलब नॉन इंटीग्रेबल इन द सेंस कि सिंपल तुम इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे इनडेफिनिट फॉर्म में, तो इसके लिए आपको जाना पड़ता है, मतलब डेफिनेट में इंटीग्रेबल होगा, इनडेफिनिट में इंटीग्रेबल नहीं है, ठीक है ना। ये इनडेफिनिट फॉर्म में इंटीग्रेबल नहीं है, यू कैन नॉट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ मैं कि आप जैसे निकालते हो ना, मैं आपको बोलूँ कि x का इंटीग्रेशन क्या है, तो आप बताते हो ना x² 2 + c, तो इस तरह से आप इसका इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जिसका डेरिवेटिव ये आ जाए। सो यू कैन नॉट इंटीग्रेट दिस, बट एरिया अंडर द कर्व निकाल सकते हो आप, बट यू कैन नॉट इंटीग्रेट दिस फंक्शन। क्यों, क्योंकि इंटीग्रेशन होता क्या है, जैसे साइन का डेरिवेटिव कॉस है तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन है, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन क्यों है, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस है। तो ये फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जिसको डिफरेंशिएट करके ये ला सके, तो इसलिए इंटीग्रेट हो ही नहीं पाएगा। तो जैसे आपने लो 12th क्लास में पढ़ा होगा कि e की पावर x² को आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, बिकॉज देयर इज नो फंक्शन जिसमें आप इसका डेरिवेटिव करें ये आ जाएगा। तो इससे ये समझ आया कि ये सही ऑप्शन है, ठीक है। अब कह रहा है कि f इज अ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑन r, क्या f PDF है, ओके तो f PDF होगा, डू यू थिंक, क्योंकि इसका ही इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन 1 होता है gx का r पे, तो ये gx प्लस समथिंग दे दिया, तो समथिंग दे दिया, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ये 1 तो यही जनरेट कर देगा, तो एक्स्ट्रा जनरेट कर देगा, PDF तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि gx का इंटीग्रेशन जब r पे करेंगे ना तो क्या आएगा, अच्छा एक मिनट, यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लेके रुको रुको रुको, ये ux तो ऑड फंक्शन है ना, सो ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में क्या होगा, 2 गुना हो जाता है ना सर। नहीं नहीं नहीं, ऑड का 0 हो जाता है, इवन का 2 गुना होगा। तो इसने बता रखा है कि एक तो u ऑड फंक्शन है ना, है ना। एक तो मैं कह रहा हूँ f इंटीग्रेबल नहीं है, डेफिनेट में इंटीग्रेबल नहीं है, एंड
तो मैं कह रहा हूँ इनडेफिनिट में इन है ना, डेफिनिट में ये इनडेफिनिट में इंटीग्रेबल नहीं होगा, डेफिनेट, इसलिए टेबल आपको दिया गया है। एंड एफ पी डी एफ होगा आर पे, क्वेश्चन ये है क्या एफ पी डी एफ है आर पे? एफ है जी सर प्लस यू। हाँ कोई फंक्शन ऑड है तब तो गुना होता है ना, मान लीजिए एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब है ये बता, तो उसका माइनस एक्स ए का से ए अगर मैं पूछूं आपसे, माइनस ए से ए यू एक्स डी एक्स कितना होगा आपका इसके अकॉर्डिंग? बताइए, ये किसके इक्वल लिखेंगे आप? 2 टाइम या 0? टू 2 2 इंटू 2 वट? टाइम्स 2 इंटू वट? 2 यू ए। नहीं, ये 0 होगा, ठीक है ना। ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस ए से ए में 0 होता है ना जी, ये तो 12th क्लास का इंटीग्रेशन रिवाइज करो। ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन का माइनस ए से ए में 0 होगा। इवन फंक्शन में 2 टाइम, अगर ऐसा लिखा होता u ऑफ माइनस एक्स इज यू एक्स, तब जाके 2 टाइम 0 टू ए यू एक्स डी एक्स होता, ठीक है। तो अभी के लिए ये 0 हो जाएगा, और 0 होने से क्या मतलब है कि इसका इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ पीडीएफ होने के लिए क्या जरूरी है कि नॉन नेगेटिव, पीडीएफ का डेफिनेशन क्या है कि नॉन नेगेटिव फंक्शन होना चाहिए जिसका इंटीग्रेशन 1 आ जाए, तो वो तो आ ही जाएगा ना। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी में अगर इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो जी एक्स का इंटीग्रेशन 1 आ जाएगा और यू एक्स का इंटीग्रेशन 0 आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो पीडीएफ हो जाएगा फिर। ये सही है सी, और डी गलत है, तो यहाँ से आंसर क्या आया? तो फाइनली मेरे अकॉर्डिंग आंसर है बी और सी हो जाएगा, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट बताइए। 54 54, तो ये तो डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन है। सो इसमें क्या है कि सपोज दैट वी हैव अ डेटा सेट कंसिस्टिंग ऑफ 25 ऑब्जर्वेशंस वेयर ईच वैल्यू इज आइदर 0 और 1। तो आपके पास 25 नंबर है और हर नंबर या तो 0 होगा या 1 होगा, ठीक है। सपोज दैट वी हैव अ डेटा सेट कंसिस्टिंग ऑफ 25 0 या 1 है। अब आपको बोल रहा है कि द मीन ऑफ द डेटा कैन नॉट बी लार्जर देन द वेरिएंस। मीन ऑफ द डेटा कैन नॉट बी लार्जर देन द वेरिएंस, तो ऐसा लिख के बताओ कि मीन ज्यादा हो जाए वेरिएंस से। ये गलत नहीं कह रहा है, अगर मैं सारी वैल्यू 1 ले लूं, 1 1 1 1 1 और बोला हुआ है ना, तो आइदर 0 और 1, तो क्या 0 इंक्लूड करना जरूरी है? तो एक सर को इसमें हाँ जो भी सर इसमें जो वेरिएबल होगा उसको अगर हम बाइनोमियल कंसिडर करें वेयर द वैल्यू ऑफ ईच वेरिएबल कैन बी आइदर 0 और 1, तो वो प्रॉपर्टी है ना बाइनोमियल की कि मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन वेरिएंस, तो वो लगा सकते हैं यहाँ पे। नहीं, बर्नौली बोल सकते हैं आप ये कहना चाह रहे हैं कि मान लो x1 x2 x25 ये हमारा नंबर है ना। सो हमारा नंबर्स हैं x1 x2 और x25, ठीक है। ये 25 नंबर है, ईच हो सकता है 0 या 1। तो आप जो कह रहे हैं ठीक है, ये एक्साई जो होगा बर्नौली होगा, बर्नौली p इस तरह से। लेकिन यहाँ p क्या लेंगे? लेकिन ये रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन ही नहीं है, आपको यहाँ रैंडम वेरिएबल सोचना है, रैंडम वेरिएबल का क्वेश्चन ही नहीं है ये है। ये क्वेश्चन है कि डेटा है आपके पास, डेटा सेट कंटेनिंग 25 ऑब्जर्वेशंस, इट्स नॉट बर्नौली। बर्नौली है तब 0 1 हो सकता है, लेकिन यहाँ ये नहीं कह रहा है कि 0 या 1 कुछ भी ले, तो टोटल पॉसिबिलिटी है। लेकिन ये हम डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ये रैंडम वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है। चलो मान लो आपने ले लिया, फिर क्या कहना चाहते हो आप? तो वो मीन हमेशा ग्रेटर होता है ना बाइनोमियल का देन द वेरिएंस, तो लेकिन वही बाइनोमियल यहाँ कहाँ बोला है? मीन तो हमें पता है यहाँ मीन क्या है, यहाँ एक्स बार की बात कर रहा है ये, x1 इंटू x25 अपॉन 25 इसकी बात कर रहा है। तो ये आपसे पूछ रहा है कि जो x बार होगा वो कैन नॉट बी ग्रेटर लार्जर, मतलब ये लेस देन होगा, x बार विल बी लेस देन वेरिएंस। यहाँ पता है क्या होगा? x बार तो आप जानते होंगे, यही x बार है 1/n समेसन xi, और वेरिएंस लिखेंगे तो यहाँ आएगा 1/25 समेसन xi माइनस x बार होल स्क्वायर y फ्रॉम 1 to 25। ये पूछना चाह रहा है
कि क्या ऐसा होगा। ये क्वेश्चन में एक्चुअली डेटा, एक्चुअल क्वेश्चन ये है, ये है वेरिएंस ऑफ द 25 नंबर्स डिस्क्रिप्टिव में। सर वैसे किया तो सपोज अगर तो फिर ऐसा करना पड़ेगा कि हर ऑब्जर्वेशन मान लो 1 है या फिर हर ऑब्जर्वेशन मान लो 0 है, जी और फिर वैसे केसेस करके देखने पड़ेंगे। हाँ, उस तरह को सोचना पड़ेगा कि बोला कैन नॉट बी, तो इसको अगर गलत दिखाना है मुझे, तो मुझे एक ऐसा एग्जाम्पल बनाना पड़ेगा जो इसको सेटिस्फाई कर जाए, मतलब इसके अगेंस्ट चला जाए। मतलब आप कुछ ऐसा 25 नंबर लो कि जिसका मीन लार्जर हो जाए वेरिएंस से, ऐसा बनाओ। सर सबकी वैल्यू 1 ले लेंगे तो पहला वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर आप सारे 1 ले लेते हो, ठीक है ना, तो इसमें क्या होगा, जो मीन निकालोगे एक्स बार वो 1 आएगा, और चूंकि सब कैन दिस है नॉट बी तो वेरिएंस जब इस डेटा से निकालोगे ना तो 0 आ जाएगा। सो वेरिएंस यहाँ जो आएगा, नंबर्स का वेरिएंस वो 0 आएगा। तो यहाँ मीन 1 हो गया, वेरिएंस 0 हो जाएगा। और अगर आप एक भी नंबर में 0 ले लेता तो क्या बनता, फिर बनता 24/25, एक अगर 0 ले लो पहला नंबर, बाकी सब 1, तो मीन मतलब 24/25, और वेरिएंस उस केस में आता है ना, फिर उसके अकॉर्डिंग सोचना पड़ता मुझे। लेकिन ईच वैल्यू आइदर 0 और 1 है ना। सर एक कंफ्यूजन होता है मुझे हमेशा कि हाँ हाँ सपोज जैसे कि आपने बोला ना कि एक ऑब्जर्वेशन मान लो हम 0 लेते हैं, जी। तो 20 में से 24 1 है, और एन एन फिर हम एन का जो वैल्यू होता है मतलब टोटल ऑब्जर्वेशंस, हम्म वो फिर हम क्या लेंगे, 25 लेंगे कि 24 नहीं, लेंगे? 25 लेंगे ना, क्योंकि हमारे पास डेटा की वैल्यू 0 है, डेटा पॉइंट से 25 ही हमारे पास, ऑब्जर्वेशन 25 ही है। ओके ओके। तो इसमें जब एक्स बार निकालेंगे तो ये 24 सबका सम हो गया अपॉन सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये बनेगा। जब वेरिएंस निकाल रहे होंगे यहाँ पे, सो 1/25, अब सब में से मीन घटाना होगा, तो पहला आ जाएगा 24/25 का होल स्क्वायर, दूसरा आएगा 1 सर माइनस दिस, सो 24 टाइम, एक मिनट, तो यहाँ आ जाएगा 24/1/25 का होल स्क्वायर। अब अगर इसको हम देखें तो मतलब इसके करस्पॉन्डिंग क्या वेरिएंस आएगा, तो 1/25, 24/25 का होल स्क्वायर, यहाँ 24 टाइम 1/25 का होल स्क्वायर, सो 24 स्क्वायर प्लस 24, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन निकालता, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा 24 स्क्वायर प्लस 24, तो 24 स्क्वायर प्लस 24, यहाँ 25 का होल क्यूब है। ओके सो सर हाँ, सर वेरिएंस का वो एक्सपेंशन कर सकते हैं ना, समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर, जी 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 कर सकते हैं, उससे भी कर सकते हैं आप, हाँ कर सकते सिंपल हैं, होगा ना हाँ हाँ सिग्मा हाँ हाँ, कैल। जी जी उससे भी हो जाएगा। सो ठीक है, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें अगर आप देखेंगे, सो तो वही कहा मैंने, सबको अगर 1 ले लूंगा तो मीन 1 हो जाएगा और वेरिएंस 0 हो जाएगा, तो ये पहला आउट हो जाएगा। फिर कह रहा है कि द मीन ऑफ द डेटा कैन नॉट बी स्मॉलर देन द वेरिएंस, कैन नॉट बी स्मॉलर, मीन कभी भी छोटा नहीं हो सकता वेरिएंस से, तो मैं ऐसा बनाऊंगा कि मीन छोटा हो जाए और वेरिएंस ज़्यादा हो जाए, तो क्या लोगे। सर सर अगर ये बी ऑप्शन को अलग तरीके से रीड करे कि मीन ऑफ द डेटा कैन नॉट बी स्मॉलर देन वेरिएंस, हम्म सो मीन ऑफ द डेटा कैन बी लार्जर देन द वेरिएंस, तो एक ऑप्शन हमें मिला ना, ये जो अभी का एग्जांपल था, तो हाँ ये बी हाँ, वाला ना। ट्रू हो सकता है, तो ये तो हमने एग्जाम्पल बनाया, बट एग्जाम्पल ट्रू की गारंटी नहीं देगा, मतलब सर मी पहला 1 ले और सब 0 ले, ठीक है, तो उससे क्या होगा, तो पहला 1 बी ले लिया, वाला सब 0 ले लिया, आएगा। तो जो मीन आएगा वो 1/25 आएगा, और वेरिएंस निकालोगे तो क्या आएगा, तो 1/25 समेसन एक्स आई माइनस मीन, जो कि है 1/25, इस पूरे का स्क्वायर, तो इसको खोलो कितना आएगा,
इसको खोलोगे एक बार 1 रखोगे तो 24/25 का होल स्क्वायर एंड बाकी रहेगा 24 टाइम 0 माइनस 1/25, सो 1/25 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला आगे देखो तो यहाँ से सिग्मा स्क्वायर आएगा 1/25, 1/25 का होल स्क्वायर कॉमन ले लो तो बचेगा 24 का स्क्वायर प्लस 24। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आता है कि ये ज़्यादा है कि ये ज़्यादा है। इसको डेसिमल है ना, ये अभी कितना हो जाएगा 24 का स्क्वायर देखो तो कितना होगा 24 का स्क्वायर, उसको पुट करो देखो क्या आएगा। सर ब्रैकेट में क्या लिखे हैं 24 प्लस 24 सर ये स्क्वायर प्लस 24, हाँ 0 ही आएगा ना वेरिएंस यहाँ पे। नहीं, वेरिएंस जीरो कैसे आएगा, वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हमारा है, जो वेरिएंस का हमारा फॉर्मूला होता है 1/n समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n, ये होता है। सर यही फॉर्मूला में ना वो जो एक्सपेंशन करते हैं ना हम क्या लिखते हैं समेशन एक्स आई स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर ऐसे लिखते हैं ना। ठीक है चलिए इसको खोल देते हैं, तो आप जो कह रहे हैं ना तो हम इसको ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करेंगे तो a माइनस बी होल स्क्वायर लगाएंगे, समेसन एक्स आई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समेसन एक्स आई स्क्वायर आई फ्रॉम 1 to n एंड माइनस में फिर आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो रुको तो एक होगा प्लस एक्स बार स्क्वायर, अब माइनस में 2nx बार स्क्वायर आएगा, एन एक्स स्क्वायर, हाँ ठीक है, हाँ सही है, सो माइनस ये आ जाता है जी। ये आ जाएगा खोल के -2ab ना, हाँ -2nx बार स्क्वायर पुट कीजिए तो क्या आ जाएगा। सर सॉल्व करने पे 0.038 क्या आ रहा है। ये हाँ 0.0 ये था 24 स्क्वायर प्लस 24 और नीचे है 25 का क्यूब, और एक्स बार 0.04। एक्स बार 0.04, तो यहाँ बड़ा हो गया ना फिर तो। सो क्वेश्चन है कि मैन कैन नॉट बी स्मॉलर, ऐसे तो यहाँ मतलब कैन नॉट बी स्मॉलर, सो आई थिंक कैन नॉट बी स्मॉलर। अगर सारे इक्वल थे तो क्या था, सारे इक्वल लिए थे तो मीन फिर भी 1 था, वेरिएंस 0 था। अगर हमने सब 0 ले लिया, मान लो सारे डेटा अगर मैंने 0 ले लिया तो इस केस में मीन भी 0 होगा और वेरिएंस भी 0 होगा, तो मतलब मुझे लगा एक्स बार को स्मॉलर नहीं बना सकते, तो आप जो कह रहे हैं ना ये सही है। क्योंकि एक भी मैं 1 ले लूंगा ना तो उसके अकॉर्डिंग मीन ज़्यादा हो जाएगा। और दूसरा क्या है, द मीन बीइंग सेम एज, अच्छा दूसरा केस अगर देखते, एक मिनट, एक और केस था ना जिसमें मैं एक 0 लूँ बाकी सब 1 लूँ तो आंसर क्या आता। तो इस केस में जो एक्स बार आ रहा था वो 24/25 आ रहा था, ठीक है। और वेरिएंस क्या बनेगा इस केस में, जब आप वेरिएंस ऐसे ही निकालोगे या तो उसके थ्रू निकाल लो या इसके थ्रू फिर से मैं निकालता हूँ ऐसे निकाल लो, तो यहाँ से करोगे तो फिर से वही आएगा कि 1/25 ये तो होल क्यूब रहेगा, मतलब डिवाइड करना है। और जब आप उसको खोलेंगे तो मैंने एक को 0 रखा है तो 0 माइनस 24/25, सो ये 24/25 एक रहेगा, 25 तो कॉमन ले लिया मैंने, सो यहाँ से आएगा 24 स्क्वायर एंड प्लस में आगे रहेगा प्लस 24, तो ये तो अभी निकाला था आपने, यही तो निकाला था 0.03। और ये कितना आएगा एक्स बार यहाँ पे, तो ये भी तो ज़्यादा ही आएगा ना, ये तो सेम ही है, तो यहाँ पे और ज़्यादा आएगा 0.03, हाँ ठीक है ये सही है। ठीक है, तो कोई भी केस लोगे तो मीन हमेशा ज़्यादा ही आएगा, मतलब यहाँ पे एक्स बार हमेशा इस केस में मोर देन आएगा, मोर देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर से, इस डेटा में ये हमेशा ऐसा होगा, चाहे आप कोई भी केस ले लो, है ना, जितने पॉसिबल केसेस हैं। सर हाँ सर आपको वेरिएंस का वैल्यूज कैसे मिल रहा है ग्रेटर देन 0, क्योंकि वो जो एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला था ना वहाँ पे वो जो ब्रैकेट में n की वैल्यू अगर हम 25 रख दे तो फिर तो वो 0 आएगा ना। चलिए पुट ये करते हैं, करके दिख यहाँ हाँ पुट करके देखते हैं। सो 1/25 और समेसन एक्स आई स्क्वायर कितना आएगा आपका, तो 1 का ही स्क्वायर होगा ना हर बार, तो 1 फिर वो स्क्वायर 0, 20 हाँ तो एक 1 बचेगा बस। और n क्या है हमारे पास 25, ऐड हो रहा है ना, हाँ ऐड हो रहा है ना सारा 1।
नहीं नहीं, एक 1 है, बाकी सब तो 0 है। सर आप कौन सा वाला कर रहे हो? कौन सा वाला आप कहना चाह रहे हैं? ये 1 1 वाला। लेटेस्ट वाला 0111 वाला। ठीक है, 0 1 ये 1 कर देते हैं, तो 0 1 1 1 1 कर दिया। तो 1 कितनी बार आया इसमें? 24 बार। हाँ ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा उस केस में? ये 24 हाँ आएगा, यही ना? हाँ हाँ। ठीक है, और या मीन यहाँ पर आया था 24/25 ना? जी 24/25 यहाँ पे होल स्क्वायर। हाँ स्क्वायर है। ओके। हाँ, ये हाँ मीन हाँ का यहाँ स्क्वायर है ना? हाँ या हाँ ठीक है ना? ओके। हाँ ठीक। वही। तो ठीक है जी, तो यहाँ से अभी समझ आया कि बी सही है। एंड द मीन बीइंग सेम एज द वेरिएंस implies that the mean is 0. The mean being same as the variance implies that mean is 0. तो मीन वेरिएंस सेम तभी पॉसिबल है जब सारा डेटा 0 है, ठीक है ना? तो इस केस में मीन 0 होगा एंड वेरिएंस भी 0 होगा, ठीक है? तो ये पहला फॉल्स था, काउंटर एग्जांपल ढूंढ लिया। दूसरा सही है, मीन कह रहा है सेम होगा वेरिएंस के, इम्प्लाई करेगा सो सिग्मा स्क्वायर और एक्स बार इक्वल है, मतलब 1/n समेसन जो लिखा था ना हमने। अच्छा, यहाँ से देख सकते हो आप फॉर्मूला जो लगा रहे थे ना ये लोग, कि समेसन एक्स आई स्क्वायर एन एक्स बार स्क्वायर इज एक्स बार। तो इसको अगर सॉल्व करोगे, तो ये ऐसा तभी पॉसिबल है जब सब 0 ले लेंगे, तभी होगा, क्योंकि ईच एक्स आई 0 या 1 है, तो ये समेसन एक्स आई बन जाएगा 1/n, क्योंकि 0 का वो स्क्वायर और 1 का स्क्वायर तो सेम ही रहता है ना जी। तो ये बन जाएगा समेसन एक्स आई माइनस एन एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बार। मतलब प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ इसको मैं, सी वाले को। सो इसको अगर एन को खोल दो तो क्या बन जाएगा? ये एक्स बार माइनस एक्स बार स्क्वायर इज एक्स बार। तो यहाँ से एक्स बार को 0 होना पड़ेगा, और ये तभी पॉसिबल है जब ईच डेटा 0 होगा। तो ये तभी ऐसा हो पाएगा जब एक्स बार को 0 होना पड़ेगा, तो ये भी सही है, ठीक है? एंड द वेरिएंस विल बी 0 इफ एंड ओनली इफ द मीन इज आइदर 1 और 0। यस, ऐसा कब पॉसिबल है? जब सारे डेटा आप 1 ले लो, तो इस केस में मीन आपका 1 आएगा और वेरिएंस आपका 0 आएगा। दूसरा क्या पॉसिबिलिटी है? सब 0 ले लो, तो सब 0 लोगे तो मीन 0 आएगा एंड वेरिएंस आपका 0 आएगा। तो कहना चाह रहा है कि वेरिएंस 0 तभी हो सकता है जब मीन इज आइदर 1 और 0। तो मीन 1 कभी आएगा? जब सबको 1 लेना पड़ेगा। मीन 0 कब आएगा? जब सबको 0 लेना पड़ेगा। दो ही पॉसिबल, ये भी ट्रू है। मतलब ये समझिए, आपको 25 बॉक्स को फिल करना था और ईच बॉक्स में 0 या 1 है, तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन हमारे पास ईच बॉक्स में 2 चॉइसेस हैं, तो 2 की पावर सॉरी ईच बॉक्स में 2 चॉइस, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 की पावर 25, इतने पॉसिबल हम लोग डेटा सेट जनरेट कर सकते। बोला था ना ये डेटा जो है, वी हैव अ डेटा सेट। सो वो डेटा सेट पता है कितना है? टोटल 2 की पावर 25 डेटा सेट हम मतलब उस सेट के अंदर डेटा जनरेट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए एक हुआ सब 0 हो जाए, दूसरा हुआ पहला 1 बाकी सब 0 हो जाए, तीसरा हुआ पहला 1 1 बाकी सब 0 हो जाए। तो इस तरह कितने डेटा जनरेट कर, लास्ट वाला हो सकता है सब 1 हो जाए, तो टोटल 2 की पावर 25 डेटा हम जनरेट कर सकते हैं उस सेट में। तो ये था, तो ये प्रॉब्लम, इसे रैंडम वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। सर ये डी वाला ऑप्शन कैसे सही हो गया? हाँ, वेरिएंस 0 कब हो सकता है? आपको पता है वेरिएंस 0 क्या मतलब? कोई वेरिएशन नहीं है। तो आपको पता है रैंडम वेरिएबल में क्या होता है? डी जनरेट रैंडम वेरिएबल का वेरिएंस 0 होता है। इसका क्या मतलब है? कि कांस्टेंट रैंडम वेरिएबल है। और किस डेटा का वेरिएंस 0 होगा? जब सारे डेटा पॉइंट इक्वल होंगे। तो मतलब एक है जब 25 के 25 ऑब्जर्वेशन 1 हो गया, तो इसका वेरिएंस निकालो, किसी भी तरीके से 0 आएगा। और सारे पॉइंट देखो कांस्टेंट हो गया ना, ये कांस्टेंट है, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है, तो वेरिएंस 0 आएगा। इसमें भी कोई वेरिएशन नहीं है, तो यहाँ भी वेरिएंस 0 आएगा। तो सारे डेटा पॉइंट 0 है तभी वेरिएंस 0, सारे डेटा पॉइंट 1 है तभी वेरिएंस 0 है। इसके अलावा कोई भी आप कॉम्बिनेशन बनाओगे तो वेरिएंस नॉन 0 आएगा। ओके ठीक है, तो इन दोनों के अलावा कोई दूसरा केस बनाओगे, एक को भी 1 तुमने रख दिया बीच में, अब बाकी 0 रख दिया, मतलब एटलीस्ट 1 0 एटलीस्ट 1 1, तो उस केस में वेरिएंस नॉन 0 ही आएगा, 0 तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 0 तभी आएगा, यही दो पॉसिबल केस है। तो इस केस में मीन तुम निकालोगे तो यहाँ पे मीन को 1 होना पड़ेगा, यहाँ पे मीन को 0 होना पड़ेगा, यही दो पॉसिबिलिटी है। और इसके अलावा कोई और केस लोगे तो मीन 0 आएगा नहीं और 1 आएगा नहीं, यही दो केस है जहाँ मीन 0 या 1 हो सकता है, और किसी में मीन 0 1 आएगा ही नहीं। ठीक है, और बताइए। तो नेक्स्ट असाइनमेंट मैं ग्रुप में भेज देता हूँ अगर इसका हो गया तो। और है सर 19 का ऑप्शन 1।
तुम ऑर्डर में सॉल्व नहीं किए हो 19? नहीं सर, सर जो आसान लग रहा था वो सॉल्व करने लग रहा था। अच्छा, तो 19 का क्या है? तो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करो ना, कोई बात नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो है इसका सर पहला वाला ऑप्शन समझ नहीं आ रहा। ये वो है, तुम्हें पता है ना, देखो यहाँ मीन 0 है, सो μ1 0 है, μ2 0 है, सिग्मा 1 स्क्वायर 1 है, सिग्मा 2 स्क्वायर 1 है। ये देख के आपको ये याद आ रहा है, प्रोबेबिलिटी मॉड अंडर जेड माइनस मीन मोर देन एप्सिलॉन। चेबीशेव्स इनइक्वालिटी क्या कहता है? लेस देन है ना? वेरिएंस। तो यहाँ z है x प्लस वाई, तो एक्स वाई का मीन 0 है, तो z का मीन भी 0 होगा। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या होता है वेरिएंस, z का वेरिएंस कितना आएगा? वेरिएंस ऑफ z, वेरिएंस x प्लस वेरिएंस y 2 g, तो ये 2 अपॉन एप्सिलॉन स्क्वायर। तो चेबीशेव्स इनइक्वालिटी से ये ट्रू स्टेटमेंट है। हो गया सर। बाकी हो गया? यस सर। हाँ पर मीन वाले का कैसा होगा, सेकंड वाले का? हाँ, सेकंड में जो है एक रिजल्ट में लिखाया था उस दिन या पहले, एक रिजल्ट होता है कि जो मीन डेविएशन है अबाउट मीन इज लेस देन इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन, ये एक रिजल्ट होता है, डिस्क्रिप्टिव में भी होता है और ये आपका इन जनरल रैंडम वेरिएबल में भी होता है कि जो मीन डेविएशन है वो हमेशा स्टैंडर्ड डेविएशन के लेस आएगा। मीन डेविएशन क्या होता है? एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स माइनस म्यू एक्स, ये मीन डेविएशन है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? सिग्मा स्क्वायर, सिग्मा स्क्वायर का रूट, है ना? तो ये कितना होता है? ये तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा स्क्वायर का रूट। तो ये डेटा पॉइंट में अलग था। वेरिएंस फॉर्मूला क्या होता है? ई जेड स्क्वायर माइनस ई जेड का होल स्क्वायर। तो ई जेड तो 0 ही है ना? तो यहाँ पर अगर जेड के टर्म में लिख दूँ तो बेटर रहेगा। तो जेड का मीन 0 है, तो ई ऑफ मॉड जेड हो गया, और यहाँ पे ई जेड तो 0 ही है, तो ये हो गया रूट अंडर ई जेड स्क्वायर, और ई जेड स्क्वायर निकालोगे तो 2 आ जाएगा, तो रूट अंडर 2 आ जाएगा। ठीक है, वेरिएंस ऑफ जेड 2 है ना, तो वेरिएंस ऑफ जेड 2 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ जेड रूट 2 हो गया, और ये मीन डेविएशन है, तो मीन डेविएशन लेस देन स्टैंडर्ड डेविएशन, इसलिए ये ट्रू है। ई जेड स्क्वायर 2 है क्योंकि वेरिएंस जेड 2 है, इसीलिए ई जेड स्क्वायर भी 2 है, क्योंकि मीन जेड 0 है, तो मीन 0 है तो ई जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस ऑफ जेड विच इज 2। और ये आई थिंक सिमेट्रिक है, ये 0 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, मीन 0 है इसका, तो मीन 0 है और सपोर्ट इसका क्या है, और वेरिएंस एक्स वाई दोनों का 1 है, तो z लेस देन इक्वल टू 0 एंड z मोर देन इक्वल टू 0, दोनों 1 इक्वल होगा, और ऐसा होगा तो फिर हाफ होना पड़ेगा इसको, लेकिन मुझे लगता नहीं ऐसा जरूरी होगा। वेरिएंस इसका 2 का था ना। व्हाट अबाउट फोर्थ, बताइए आप लोगों को क्या लगता है? क्योंकि इसने कहा नहीं है कॉन्टिन्यूअस है कि डिस्क्रीट है, इसने कहा नहीं है ना कि ये डिस्क्रीट है या कॉन्टिन्यूअस है, बस ये बता रखा है कि मीन 0 है। पहला दूसरा तीसरा सही है, फोर्थ की कोई गारंटी नहीं है, गारंटी होगा तो कोई लॉजिक बताओ क्यों ऐसा होगा। ये ऐसा तब होता जब बोलता 0 इज द मीडियन, बट ऐसा कहीं से पता चल रहा है आपको 0 मीडियन है इसका? या ऐसा बोलता कि सिमेट्रिक है, तो सिमेट्रिक है तो मीन मीडियन इक्वल होता है सिमेट्रिक होने पे, तो यहाँ ईजेड का मीन 0 है, तो कहीं ये लिखा होता कि सिमेट्रिक है, तब भी ये ट्रू हो जाता कि मीन मीडियन इक्वल, या बोलता मीडियन 0, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो मुझे लग रहा है ये सही होगा। ठीक है ना, कोई ना कोई काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएगा, क्योंकि इसकी कोई गारंटी नहीं है फोर्थ वाले की। नेक्स्ट बताइए। सर इसके ऊपर वाला 18, सर ऊपर लेकिन वाला 18। हाँ, जब ये क्वेश्चन आता है तो हम यही अज्यूम कर लेते हैं कि वो z जो है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल है। ना ना ना, हाँ जरूरी सर, जरूरी नहीं, हाँ कहीं लिखा है स्टैंडर्ड नॉर्मल है, मैं आपको ऐसा एग्जांपल बताता हूँ सर हम जहाँ यही ऐसा सोच के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नहीं। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल है, इसने कहीं लिखा ना स्टैंडर्ड नॉर्मल, ऐसा लिखा ही नहीं कहीं पे स्टैंडर्ड नॉर्मल है, तो आप कैसे अज्यूम कर लो, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई रैंडम दूसरा भी मिल जाएगा जहाँ मीन 0 होगा और वेरिएंस 1 होगा। क्या सिर्फ नॉर्मल में ही मीन 0 वेरिएंस 1 हो सकता है? किसी और में भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल कर चलो, यूनिफॉर्म बता देता हूं मैं, अब यूनिफॉर्म में ऐसा लो कि मीन 0 वेरिएंस 1 हो जाए, ऐसा बनाओ कुछ, है ना? तो हम यूनिफॉर्म ए बी ऐसा कुछ लेने की कोशिश करेंगे, है ना? मान लो यूनिफॉर्म माइनस ए कॉमा ए टाइप का, जहाँ पे बी माइनस ए होल स्क्वायर, सो 2a होल स्क्वायर बाई 12, ये 1 हो जाए,
So 2a square is 12. So a square is 6. तो a is प्लस माइनस रूट सिक्स, तो ये पॉजिटिव है रूट सिक्स। अब ये लो, ये यूनिफॉर्म माइनस रूट सिक्स से प्लस रूट सिक्स, मान लो ये हमारे पास x है, तो यहाँ पे ई एक्स निकालो 0 आएगा, वेरिएंस x निकालो 1 आएगा। अब चेक करो, तो ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ नॉर्मल ही होगा, यूनिफॉर्म भी हो सकता है, डिस्क्रीट में भी कोई हो सकता है पॉइंट, तो ज़रूरी नहीं है कि यही होगा। ठीक है, आपको डिस्क्रीट में बना कर दिखा देता हूँ। डिस्क्रीट में जैसे x बराबर हाफ लेते हैं, तो मान लो हमें वेरिएंस 1 क्रिएट करना ना, तो वेरिएंस 1 क्रिएट करना तो मुझे ऐसा करना होगा कि ई एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इंटू हाफ प्लस, ऐसा ना बने x1 स्क्वायर इंटू हाफ और x2 स्क्वायर, मतलब वही x स्क्वायर ही हो जाएगा दोनों। तो 2x स्क्वायर इंटू हाफ, तो x स्क्वायर इज 1 प्लस ये ले लो, आई थिंक +1 इज हाफ और प्रोबेबिलिटी x एट -1 इज हाफ, इस तरह से बनाओ। तो यहाँ भी मीन 0 वेरिएंस 1 आएगा, चेक करो 1/4 + 1/4, एक मिनट, तो यहाँ तो ई एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ ठीक है सही है। दूसरा एग्जाम्पल डिस्क्रीट का ये बता रहा हूँ कि तुम ले लोगे ऐसा कि प्रोबेबिलिटी x इज 1 विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, प्रोबेबिलिटी x इज -1 विथ प्रोबेबिलिटी हाफ, तो यहाँ भी मीन 0 आएगा, वेरिएंस 1 आएगा। तो ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ नॉर्मल ही होगा, चेक करो। ठीक है, तो इस तरह ज़रूरी नहीं है कि नॉर्मल ही होगा, तो इसलिए नॉर्मल से ये भी सही हो जाएगा, लेकिन ये गलत इसलिए कि जेड हो सकता है नॉर्मल ना हो, अगर नॉर्मल होगा तो जेड भी डी भी सही हो जाएगा फिर तो बट जेड मे नॉट बी नॉर्मल, इसलिए गलत है। इसमें क्या है कि x यूनिफॉर्म है इंटरवल 0 से 100 में, और y जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर स्मॉलर देन और इक्वल टू x है। तुम खुद सोचो कि x आपका यूनिफॉर्म 0 से 100 तक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या क्या हो सकता है जी, बताओ आप। 0 से 100 के बीच है x की वैल्यू, सो मुझे बताओ x की वैल्यू क्या क्या आएगी। 0 1 से लेकर 99 तक। 99 तक, क्योंकि लास्ट पॉइंट जस्ट 100 है, तो 100 पे प्रोबेबिलिटी आपको पता है ना कि कॉन्टिन्यूअस में किसी एक पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी 0 होती है, तो हम उस एक पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए 0 से 99 तक आएगा। तो यहाँ से ये समझ आया कि ये जो y है ना, y इज यूनिफॉर्म डिस्क्रीट यूनिफॉर्म ऑन 0 1 से 99 तक, ये है मतलब y का अगर PMF निकालोगे, सो y इज इक्वल टू स्मॉल y इज इक्वल टू 1/100, क्योंकि ये 100 नंबर्स हैं। कब? जब स्मॉल y की वैल्यू 0 1 2 अप टू 99। तो डिस्क्रीट हो गया, अब कर लो सॉल्व, क्या दिक्कत है, देखो। हाँ सर हो जाएगा। तो ये डिस्क्रीट यूनिफॉर्म हो गया 0 से 99 में, तो इसे ईच ऑप्शन में पुट कर लो। सर ये जो अभी आपने समझाया ना रिलेटेड टू वो ग्रेटेस्ट इंटीजर, वो जरा एक बार फिर से कैन यू प्लीज टेल, क्योंकि ये ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। जी जी जी, इसमें कुछ खास नहीं है ना, जैसे आपको देखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x क्या होता है, तो जैसे हमने कहा कि x की वैल्यू 0 से 100 में कुछ भी हो सकती है, तो आपको खुद सोचना है कि यहाँ मान लो 0 है, यहाँ 100 है, तो 0 से 1 1 से 2 2 से 3 या 99। तो जब x 0 से 1 के बीच में होगा तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, जब x 1 से 2 में इसकी वैल्यू 1 आएगी, जब x 2 से 3 में इसकी वैल्यू 2 आएगी, जब x 99 से 100 है तो 99 आएगी। तो ऐसे निकाला हमने। ओके ओके। तो वैसे करके वैल्यूज ऐसे जनरेट होता रहेगा, तो इस तरह से। और 100 पॉइंट को इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि आगे कुछ है नहीं, तो इसीलिए तो ये आ जाएगा। ओके मनु, तुम्हारे वाले क्वेश्चंस हो गए? हाँ हो गए। सर मेरा वो क्वेश्चंस एक्चुअली वो 2024 के PDF में का था। भेजिए ग्रुप में, भेजिए जो भी क्वेश्चंस है ग्रुप में भेजिए, सॉल्व करते हैं। अब प्रयास वाले ग्रुप है ना, उसमें भेजिए। हाँ सर भेज दिया, मतलब मैंने टैग किया है। अच्छा एक मिनट, तो जी, तो इसमें कौन सा है आपने इसमें टैग किया है, ये वाला ना, ठीक है। 24 वाले में कौन सा क्वेश्चन है? सर मल्टीपल है, एक मिनट। इसको ओपन करना पड़ेगा ना, फिर मुझे रुको इसको ओपन करता हूँ। तो नहीं तो मैं इसको वो करता हूँ, कल अगले क्लास का टाइम भी हो गया, तो इसको मैं लोगों को मैं यही टेक कर देता हूँ, ये सॉल्व करके आओ
और इसका सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। ग्रुप में मैं भेज देता हूँ अभी। तो ये आप ही नहीं, आप फिर से पूरा सॉल्व करके आओ पेपर, बाकी लोग भी सॉल्व करके आओ, यही कल डिस्कशन होगा। कल जो क्लास होगी तो मैं ग्रुप में भेज देता हूँ और बोल देता हूँ कि यही करो, कल इसका डिस्कशन। अब डाउट लिख के रखो अपना सब लोग। सो ये मैं ग्रुप में भेज दिया हूँ, कल इसी का डिस्कशन ओपन करूंगा ये पेपर। आप इसका डाउट पूछना, जो भी डाउट हो, 1 से लेके मतलब जितना मैं हेल्प कर पाऊंगा। तो मतलब एटलीस्ट 200 मार्क्स का तो अटेम्प्ट करोगे ना आप एग्जाम में, तो इस पेपर से आप 200 मार्क्स का अटेम्प्ट करो। और जो डाउट है वो आप मुझसे पूछो, कल हम वो डिस्कस करते हैं जितना मैं कर पाता हूँ, ठीक है। तो इसमें है सर कि जी, सिर्फ एक रिक्वेस्ट थी कि हाँ क्या बोलिए। आप डाउट क्लास का टाइमिंग थोड़ा ज्यादा कर सकते हो क्या? डाउट ज़्यादा मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं। 2 hours कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी थोड़ा वो बैच एक्चुअली दूसरा चल रहा है ना, क्योंकि मैं अभी कॉलेज से आता हूँ 7 साढ़े 7 बज जाते हैं कॉलेज आते आते। तो अभी 1 मार्च के बाद है, लेकिन आपका एग्जाम भी तो 28 तारीख को ही है। हाँ वही सर, उसी की वजह से। तो इसका हम कर सकते हैं कोशिश। तो इसके लिए थोड़ा सा बैच टाइम शिफ्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी शेड्यूल थोड़ा ना वैसे टाइट है ना, बताइए आप लोगों को। तो जो शेड्यूल आता ही है ग्रुप में ना, क्योंकि मैं कॉलेज से निकलता हूँ 5-6 बजे अराउंड निकलता हूँ, तो 6 से 7 तो मुझे आने में लग जाता है। फिर CUT का एग्ज़ाम अभी मार्च में ही है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम 7 to 9, 9 to 10, 10 to 11, हाँ तत्काल ये कर देते हैं ना 3 दिन। हाँ सही है, तो फिर तो सही है, सही है। तो कल से आप लोगों का नेट का जो टाइम रहेगा ना, वो ये कर देता हूँ, सही रहेगा। तो सर और एक रिक्वेस्ट था। हाँ हाँ हाँ, कल 10 से 12 कर देंगे, ठीक है। आप लोगों का 10 से 12 रहेगा, ठीक है। तो कल से नेट वाला टाइम भी 10 से 12 रखते हैं रात को जी। और सर क्या है ना कि रियल एनालिसिस की क्लास भी 9 बजे से होती है, तो वो अच्छा सिर्फ 1 घंटे की रखवा दोगे तो फिर 9 to 10 वो और फिर 10 to 12 यहाँ पे आ सकते हैं। अच्छा अच्छा, उनका भी 9 बजे ही होता है। ओह, 9 से 10 होता है, मतलब 9 से 10 के भी आगे चला जाता है चला इसलिए। जाता है ना। ठीक है, उनको बोलते हैं तो 9 से 10 कर लेंगे, तो उनका आपका 9 से 10 या 10-15 तक वो लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो ये है। एंड हाँ 9 to मान लो 10:30 तक भी वो लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैं 10:30 से 12 या 11 से करना है तो है ना, 10 to 12 करना है तो ये भी हो जाएगा। तो उनको बोलता हूँ, ये तो 1-1.5 घंटे में निपटा देंगे, है ना। सो हाँ ये है। हाँ। ठीक है, तो मैं ओके सर। ऐसा करता हूँ, कल से शेड्यूल तत्काल अब ये कर देता हूँ, है ना। तो एक बार मैं फाइनल शेड्यूल में देखता हूँ। तो इसमें परिमा सर को शिवा भाई बता